आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। इस साल की पहली तिमाही में यानी कि Q1 में हाउसिंग प्राइसेस में 8% का सालाना इजाफा देखने को मिला है। क्रेडाई की लेटेस्ट रिपोर्ट में आंकड़े सामने निकल कर आए हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री में बेहद मजबूत डिमांड को एंजॉय कर रहा है पूरा मार्केट, और यहां पर खास तौर से लग्जरी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मार्केट अगर आप देखें, लॉन्च होने के 10 दिनों में ही वो पूरा प्रोजेक्ट बुक आउट हो जाता है। इस तरह के तेजी के माहौल में प्रॉपर्टी टेक प्लेटफॉर्म्स का क्या हाल है, खासकर वो कंपनियां जो को लिविंग प्री लीजिंग पर फोकस कर रही हैं, इसी पर आज है हमारी नजर। मेरे साथ जुड़ रहे हैं जोलो स्टेज के फाउंडर निखिल सिकरी। निखिल, स्वागत है आपका। क्लियरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज से भारतीय प्रॉपर्टी मार्केट गुजर रहा है। हमने वो डीएलएफ का प्रॉपर्टी या फिर जो प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था, कैसे फटाफट मिनटों में वो बुक आउट होता हुआ दिखाई दिया। यही स्थिति प्रेस्टीज, गोदरेज एक्सेट्रा के साथ होती हुई दिखाई दे रही है। मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, कंसिडरिंग आप को लिविंग प्री लीजिंग वाले मार्केट में हैं, आप लोगों के लिए क्या वो टर्न देखने को मिला है जितनी तेजी से इन प्रॉपर्टी मार्केट या फिर प्रॉपर्टी कंपनियों ने कमबैक दिखाया है पोस्ट कोविड? हर्षिता, सौभाग्यपूर्ण हमारे लिए भी परिस्थितियां वैसी ही थी। तो हमारा भी कोविड के बाद लास्ट 1 साल में हम भी अपना साइज डबल कर लिया है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रोथ। प्लस कस्टमर्स, क्योंकि कोविड में हमने काफी कस्टमर्स का ध्यान रखा, जिससे थोड़ा विश्वास भी बढ़ गया है इन को लिविंग या किसी भी इस प्रकार के सेटअप के ऊपर। तो हमें भी काफी अच्छा ग्रोथ मिल रहा है लीजिंग साइड पे। और हमने एक अपनी सब्सिडरी शुरू की थी सेलिंग के लिए, जो प्री लीज्ड होम्स, ताकि हम एक रिटेल इन्वेस्टर को दे पाए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर आज इस समय कोई भी अच्छा रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है उनके पास। आपने जैसे लग्जरी का बात किया, लग्जरी तो रहने के लिए लोग लेते हैं, बट रेजिडेंशियल में रिटेल इन्वेस्टर के लिए कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है। हमने एक सब्सिडरी लॉन्च की थी जी एसेट्स करके रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी बहुत अच्छा की है। हमने लास्ट 6 महीने में ऑलमोस्ट 3 प्रोजेक्ट्स बेचे हैं उसमें। अब लेकिन मुझे इस समय बताइए, जब इस लग्जरी मार्केट में तेजी आती है, वो रफली रब ऑफ भी होता है मिड सेगमेंट या फिर इकोनॉमी सेगमेंट वाले बिजनेसेस पर या फिर प्रॉपर्टी मार्केट पर। क्या वो आप लोगों के लिए फिर भारी नहीं पड़ता? क्या वो आपके कॉस्ट को एस्केलेट नहीं करता? हमारी कॉस्ट थोड़ा सा एस्केलेट तो होती है, क्योंकि आपका जो बेस एसेट है वो थोड़ा महंगा हो गया है। बट वो सबके लिए है, वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है। वो एक आप सोचिए कि यूनिवर्सल फिनोमिना है, जिसमें सबकी कॉस्ट बढ़ी है, तो उसमें फिर सब कस्टमर ही अब थोड़ा ज्यादा पैसा देंगे, जिससे हमारी कॉस्ट ऑफसेट हो जाती है। बढ़ती तो है, पर उसके हिसाब से फिर प्राइसिंग भी अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि पूरी मार्केट ही महंगी हो गई है। फेयर इनफ। निखिल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि इस समय कोर डिमांड की सिचुएशन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने एक ऐसी जगह अपने आप के लिए बनाई थी जहां पर लोग ज्यादा पैसा खर्च नहीं करने को तैयार नहीं थे, इसीलिए वो को लिविंग में आके रहते थे क्योंकि वो ज्यादा फीजिबल था। इस बीच कॉस्ट खुद बढ़ गए हैं। इस बीच एक पैंडेमिक आया जहां पर लोगों को लगा कि मुझे अपनी स्पेस चाहिए, इसीलिए हमने देखा वो 1 BHK से 2 BHK, 2 BHK से 3 BHK का ट्रांजिशन हुआ। ऐसे में फिर आपके लिए जब वो कमबैक आया है, क्या वो स्ट्रांग है या फिर लोग अब थोड़े से असमंजस में हैं कि को लिविंग में सेफ्टी है या नहीं है? नहीं, को लिविंग में तो कमबैक आई वुड से कि पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग आया है। 2 कारण है इसके। एक, सबसे पहला कारण सेफ्टी का जो आपने एक सवाल उठाया, वो कोविड के अंदर शायद ये प्रूव हो गया कि को लिविंग शायद घर से भी ज्यादा सेफ है, क्योंकि यहाँ हमने WHO प्रोटोकॉल्स, हाइजीन सब मेंटेन किया, जो घर में एक सेटअप अपने साथ खुद से करना थोड़ा मुश्किल है, बट हमारा एक टीम रहता है, स्टाफ रहता है, उनके लिए करना थोड़ा आसान है। तो सेफ्टी वहां कुछ हद तक प्रूव हो गया था। दूसरा बात था अफोर्डेबिलिटी का। उसके लिए अब हमारा टारगेट सेगमेंट भी थोड़ा एक्सपैंड कर गया है, तो हम अब अफोर्डेबल स्पेसेस प्लस हमारे बहुत सारे प्रीमियम स्पेसेस आ गए हैं मार्केट में, तो दोनों का ही डिमांड बहुत अच्छा है। तो जो लोग अफोर्डेबिलिटी के लिए पहले को लिविंग चाहते थे, वो आज भी चाहते हैं। बट एक जो नया सेगमेंट हमने प्रीमियम को लिविंग की काफी प्रोग्रेस किया है, वहां पे अब लोगों को एक कन्वीनियंट, अफोर्डेबल, थोड़ा महंगा, बट स्टिल वैसा ऑप्शन अगर आपको खुद से क्रिएट करना पड़े, शायद आपको डबल कॉस्ट पड़ेगा। ओके। हमने दोनों ही सेगमेंट्स में, प्रीमियम एंड अफोर्डेबल में, काफी अच्छा कमबैक देखा। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारा रेवेन्यू लास्ट
11 महीने के अंदर डबल हो गया है। इनफैक्ट हम अपना फंड रेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है, हम आज ही बात कर रहे हैं, कल स्टार्ट होगा वो ऑफिशियली। तो कल से हमारा सीरीज डी फंड रेज भी स्टार्ट हो रहा है। इन्वेस्टर्स भी इस समय काफी एक्साइटेड है इस स्पेस को लेकर, क्योंकि यहाँ आगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ तो है। अर्बन माइग्रेशन एक भारत के, अगर भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है, जो कि लुक्स लाइक कि हम इसके प्रति काफी कमिटेड हैं, तो उसके लिए अर्बन माइग्रेशन तो होगा ही होगा। और अगर अर्बन माइग्रेशन होगा तो को लिविंग बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे को लिविंग लुक्स वेरी गुड। और शॉर्ट टर्म में हाँ डेंट आया था, वो तो जग जाहिर है, उसको तो हम क्या ही छुपा सकते हैं। वो डेंट अब काफी हद तक चला गया है। दैट्स गुड टू हियर। अब क्योंकि आपने थोड़ा सा हिंट दे दिया कि अब आप फंड रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, सीरीज डी रेस करना चाहते हैं, रफली किस तरह के वैल्यूएशन हम देखेंगे आपकी कंपनी के, या फिर इस ओवरऑल सेक्टर के, कंस्ट्रिंग डिमांड अच्छी खासी है, आपने कुछ और प्रीमियम एवेन्यूज आइडेंटिफाई कर लिए और उस पर स्केल भी करना शुरू कर रहे हैं? सो वैल्यूएशंस तो अब इस साल और अगले 1-2 साल थोड़ी रीजनेबली रहेंगी, इन लाइन ऑफ पब्लिक मार्केट एक्सपेक्टेशंस। तो हम भी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अनुसार ही वैल्यूएशंस देखेंगे, जितना हमारा एबिटा मल्टीपल बनता है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अनुसार, तो वैसा ही हम वैल्यूएशंस देखेंगे। वो पहले जो बीच में 2 साल वैल्यूएशंस में बहुत जंप आया था, वो इस समय नहीं है। सत्य मार्केट का यही है इस समय। हाँ, तो नॉर्मलाइज हो रहा है मार्केट, विच इज गुड। फिर ज्यादा आपको सीरियस इन्वेस्टर्स मिलेंगे जो कंपनी को आगे और भी फोकस तरीके से बढ़ाने में मदद करते हुए दिखाई देंगे। कितना फंड रफली निखिल आप लोग रेस करना चाहते हैं, और इसका इस्तेमाल फिर किधर होगा? सबसे ज्यादा निवेश किस सेगमेंट में आप करना चाहेंगे बिजनेस के? तो ऑलमोस्ट $50 मिलियन हम रेज करेंगे। इसका 2 बड़े इस्तेमाल है। एक, जैसे हम और स्केल करते जाएंगे, जो हमें प्रॉपर्टीज को टचअप करना होता है, वहां पे कुछ एक्सपेंस होता है हमारा, तो उस खर्चे के लिए एक सेगमेंट, एक बड़ा हिस्सा होगा। दूसरा बड़ा हिस्सा होगा टेक्नोलॉजी में। हम काफी स्ट्रांगली IoT स्पेस में एंटर कर गए हैं। तो जैसे कुछ हमने जो लग्जरी प्रीमियम प्रॉपर्टीज लॉन्च की हैं, वहां पे आप घर आने से पहले आपका AC अपने आप ऑन हो जाता है, वो GPS ट्रैक कर लेता है कि आप घर आ रहे हैं, 3 किलोमीटर जोन में आ गए हैं। जैसे आप घर रूम के पास पहुंचते हैं, वो अपने आप आपका मोबाइल से चेक कर लेता है। एंड हमारा सॉफ्टवेयर एंड वेब के अंदर कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी बहुत स्ट्रांग हो गया है, जिसको हम और डेवलप करना चाहेंगे। तो ये कम्युनिटी प्लस IoT के लिए हमारा थोड़ा जो एक हिस्सा होगा मनी का, एक हिस्सा होगा मनी का जो हम टचअप्स करते हैं, ताकि वो प्रॉपर्टी कस्टमर के लिए और अच्छी हो सके। और तीसरा हिस्सा, वैसे थोड़ा बैंक में जनरली अब आप बफर रखना चाहिए, तो ये 3 बड़े हिस्से हैं। हमें ज्यादा पैसा ग्रोथ में हमारा बर्न नहीं होता है, वी आर वेरी क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी, तो इसलिए वहां के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। वी हैव बीन वेरी सेंसिबल। हम हमेशा से ही बहुत सोच समझ के ग्रो किए हैं, ताकि हमें ऐसा लगता है कि जो कंपनीज अच्छा प्रॉफिट बनाती हैं, उनका कस्टमर खुश है, उनको इतना पैसा दे रहा है कि आप अपनी कॉस्ट कवर कर सको। तो ये एक चिन्ह है आपके प्रोडक्ट के अच्छा होने का, प्रोडक्ट के स्ट्रांग होने का। तो ये हमारा हमेशा से बिलीफ रहा है, इसलिए हम प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ते रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी के काफी पास पहुंच गए हैं। तो इसलिए वहां पे हमें ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होगा, जो मेन पैसा लगेगा वो टचअप्स में और टेक्नोलॉजी में लगेगा। तो क्योंकि आप ये मेंशन कर रहे हैं कि आप नियरली प्रॉफिटेबल हो गए हैं, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ फिर आप वो कभी भी अनाउंस कर देंगे कि हमारी कंपनी में अच्छी ग्रोथ है, मुनाफा कमाने लगी है, फिर यहाँ से फिर फंड रेजेस की आगे जरूरत नहीं होगी? क्या मैं ये समझूं परहैप्स दिस वुड बी योर लास्ट राउंड, फिर आप अपना जो प्रॉफिट कमा रहे हैं वही बिजनेस में री इन्वेस्ट करते रहेंगे? यस, दिस शुड बी योर लास्ट फंड रेज एज फार एज इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न्ड। इंडिया से बाहर अगर हमें कोई जॉइंट वेंचर्स या कुछ और देखना होगा, वहां के लिए शायद अलग से एक कैपिटल चाहिए होगा। एज फार एज भारत देश की जो कहानी है, उसके लिए हमें इसके बाद और पैसा नहीं चाहिए होगा, क्योंकि हमारे इंटरनल प्रॉफिट्स ही काफी होंगे हमें ग्रो करने के लिए IPO या IPO के बाद। ओके, तो IPO का फिर विचार है, कब तक आ सकता है निखिल? IPO देखिए अर्शदा, हम तो कोशिश कर रहे हैं 2 साल में, बट IPO मुश्किल चीज है, बहुत मेहनत है उसके पीछे, बुक्स, अकाउंटिंग, रेगुलेशंस,
तो 2 से 3 साल के बीच आप 100% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आईपीओ आ रहा है। बुक्स, अकाउंटिंग, रेगुलेशन तो हम 100% श्योर आप लोग मैनेज कर लेंगे। सेंटिमेंट बेहतर होना चाहिए न्यू एज कंपनियों के लिए, दिक्कत वहीं पर है। अच्छा निखिल, आपने क्योंकि कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी के काफी करीब आप लोग हैं, मैं ये समझना चाहती हूँ आपका जो कोर बिजनेस है, जहां पर आप रेगुलर प्रॉपर्टीज तैयार करते थे, अब आप लग्जरी सेगमेंट भी लेकर आए हैं। आपने एक स्टूडेंट हाउसिंग के लिए भी कुछ पहल की थी मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ, और जी एसेट्स। तो प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़ा अंश किसका होगा इन चारों में से? तो इन सब सेगमेंट्स में कोलिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग में कोलिविंग का सबसे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, फिर स्टूडेंट हाउसिंग और फिर जी एसेट्स। ऑल्दो कोलिविंग और स्टूडेंट हाउसिंग एक दोनों के बहुत पास पास रहेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, जी एसेट्स थोड़ा कम रहेगा क्योंकि जी एसेट्स का स्केल इतना बड़ा नहीं होगा अगले 1-2 साल के अंदर। इन द लॉन्ग रन जी एसेट्स भी बराबर आ जाएगा। ओके निखिल, मैं आपसे फाइनली ये भी समझना चाहूंगी, अब आप ऑफ कोर्स बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं अलग अलग सेगमेंट्स में उतरकर, लेकिन किन किन ज्योग्राफीज में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी? क्योंकि जब जोलो स्टेज की शुरुआत हुई थी तो प्राइमरी मार्केट्स आपके ऑफ कोर्स पुणे थे, आपका बैंगलोर जैसा मार्केट था, फिर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया था मिड टियर मार्केट में भी जहां पर अच्छे खासे लोग काम के लिए जा रहे थे। अब किस तरह का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, और अगर विदेश में जाने का प्लान है तो किस मार्केट के साथ शुरुआत होगी? तो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन में कोलिविंग तो उन बड़े 10 शहरों में ही रहेगा जिनमें अभी अर्बन माइग्रेशन ज्यादा हो रही है। हम इंदौर, लखनऊ, अहमदाबाद को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और हो सकता है कि वहां पे 1 या 2 साल के अंदर हम अपना पहल रखें। स्टूडेंट हाउसिंग सब तरह के शहरों में है। हम इस समय हम टोटल 17 सिटीज में है, उसमें से जो स्टूडेंट हाउसिंग है वो हम इवन छोटे छोटे शहरों में त्रिची, करूर, इन सब जगह पे भी है, क्योंकि स्टूडेंट हाउसिंग का जो नाता है, जो रिश्ता है वो यूनिवर्सिटी के साथ है, तो इसलिए वो ज्यादा छोटे शहरों में भी आराम से आ सकता है। और इंटरनेशनली हम जो सबसे पहले सोच रहे हैं एक्सपैंड करने का वो होगा दुबई, सिंगापुर, बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडिल ईस्ट। ये हम सबसे पहले देखेंगे, फिर उसके बाद यूरोप और यूएस की तरफ जाएंगे। निखिल सिकरी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑल द बेस्ट, और जल्द होपफुली आपकी कंपनी प्रॉफिटेबल हो और जल्द से जल्द बाजार में आए, इसका इंतजार तो रहेगा ही। मुझे भी रहेगा अर्शदा, धन्यवाद। चलिए बाय बाय। चलिए इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में भी हम आपसे लेंगे इजाजत। आपको हमारा शो कैसा